स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को, जिसको हम शॉर्टली एमआरआई भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम फेलिक्स ब्लॉक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फेलिक्स ब्लॉक, इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और इसके साथ साथ उसी टाइम पे एडवर्ड एडवर्ड प्योरसेल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1946 में स्टडी किया था केमिकल कंपाउंड्स को यूज करते हुए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक को मैं शॉर्टली MAG से रिप्रेजेंट करूंगा, रेजोनेंस। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है स्टूडेंट्स? एटम का न्यूक्लियस, जैसे कि हम जानते हैं, सेंट्रल पार्ट होता है एटम का। तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसके बाद हम इस पे रेडियो वेव्स जो हैं वो फॉल आउट करें, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स, और तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये ऑब्जर्व करता है रेडिएशन, यानी कि एनर्जी ऑब्जर्व करता है उन्हीं रेडियो वेव्स की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑब्जर्व्स एनर्जी। अब जब हम यही रेडियो वेव्स न्यूक्लियस पे फॉल आउट करना बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तो जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की होती है वो री इमिट करता है, री इमिट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करता है। यानी कि जो रेडिएशन, जो एनर्जी इमिट करता है वो वेव्स की फॉर्म में करता है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। शॉर्टली मैं इनको EM वेव्स लिख रहा हूँ। तो इन EM वेव्स की मदद से, यानी कि इन EM वेव्स को अगर हम किसी तरह से रिकॉर्ड करें या किसी फोटोग्राफिक कार्ड पर या प्लेट पर शो करें, तो हमारे पास स्पेसिफिक डायग्राम बन जाती है जो कि अमिट करने वाले ऑब्जेक्ट की शेप के मुताबिक बनती है। यानी कि असल में डायग्राम इस तरह से बनती है, फोटो इस तरह से बनता है कि वो उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जिससे वो अमिट हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए 1980s के शुरू में, यानी कि 81 या 82 में पहली MRI जो थी वो की गई ह्यूमन बॉडी की, MRI ऑफ ह्यूमन, और उसकी मदद से मुख्तलिफ ऑर्गन्स को स्टडी करने में मदद मिली। और असल में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, अगर हम इनको एक्सरेज की मदद से स्टडी करें या हमारे पास जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी मदद से स्टडी करें, तो वो इन पे इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि एक्सरे जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती है। तो लेकिन अगर हम उसको MRI की मदद से स्टडी करें तो सॉफ्ट टिश्यूज़ पे कोई साइड इफ़ेक्ट, यानी कि कोई डेंजरस इफेक्ट नहीं आता। तो हम इस फिर MRI की मदद से हम सॉफ्ट टिश्यूज़ का नॉर्मल स्टेट भी देख सकते हैं, नॉर्मल स्टेट, और इसके साथ साथ हम उनकी डिजीज स्टेट भी देख सकते हैं, यानी कि अगर उनमें कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी जो है वो पैदा हो रही है तो वो भी देख सकते हैं। और अर्ली स्टेजेस पे, यानी कि बिल्कुल शुरू की कंडीशन में ही हम जज कर सकते हैं कि बीमारी जो है वो बन रही है, डिजीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है इन टिश्यूज में, और फिर हम उसका शुरू से ही उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यूज से बने होते हैं, जैसे कि ब्रेन जो है, ब्रेन ये सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है। अब अगर हम एक्सरे की मदद से ब्रेन टिश्यूज की स्टडी करें तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। लेकिन MRI ऐसी टेक्निक है जो कि हार्मफुल नहीं है। यहाँ पे आप MRI मशीन देख रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप MRI स्कैनर का कट वे देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट को इस पेशेंट टेबल पे लेटाया जाता है
और इस टेबल के ऊपर वाला जो स्ट्रेचर होता है वो मूव करवा सकते हैं हम, अंदर की तरफ स्लाइड करवाते हैं मशीन के अंदर, तो पेशेंट को मशीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है इस दरमियान वाले होलो सिलेंडर के अंदर, और फिर रेडियो मैग्नेट जो है वो यहाँ पे जो है वो लगा होता है, और इसके साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स होती हैं, और ये सारा प्रोसेस करती हैं, स्कैन करती हैं पेशेंट के ऑर्गन्स और बॉडी को, और स्कैनर जो है वो उन रेडिएशंस को, उन वेव्स को, उस एनर्जी को जो है वो रिसीव करता है जो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस से अमिट हो रही होती हैं, और स्कैनर इसको ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटराइज्ड मॉनिटर को, जहां पे इमेज बनती है पेशेंट के उन ऑर्गन्स की जिनको हम स्टडी करने जा रहे होते हैं, स्कैन करने जा रहे होते हैं। तो एमआरआई की मदद से स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गन की थिन सेक्शन इमेजेस, जिनको हम स्लाइस इमेजेस भी कह सकते हैं, वो बनती हैं। थिन सेक्शन इमेजेस, सेक्शन मतलब के उसके मुख्तलिफ हिस्सों की इमेजेस जो है वो हम लेते हैं और फिर उनको मिलाते हुए, और ये मिलाने का काम जो है कंप्यूटराइज्ड ही होता है। हम 2D और 3D इमेजेस भी बना सकते हैं, यानी कि हम मुख्तलिफ एंगल से डिफरेंट डिफरेंट एंगल और डायरेक्शंस, डिफरेंट एंगल्स एंड डायरेक्शंस से पिक्चर्स लेते हुए, इमेजेस लेते हुए हम उनको कंप्यूटराइज मेथड से मिलाते हैं, तो हमारे पास 2 डायमेंशनल, जिसको मैं शॉर्टली 2D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसी तरह से फिर 3 डायमेंशनल इमेजेस जो हैं वो मिलती हैं ऑर्गन्स की, और फिर उसकी मदद से हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं उन ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को, उनके अंदर मौजूद डिसऑर्डर्स को, एबनॉर्मेलिटीज़ को। यहाँ पे आप एक फुट और लेग की एमआरआई देख रहे हैं। मॉडर्न एमआरआई जो मशीन्स हैं उनकी मदद से डायरेक्टली 3D इमेजेस जो हैं वो हासिल की जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और फिर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ब्रेन की एमआरआई जो है वो 3 डायमेंशनल एमआरआई हमें नज़र आ रही है। एक दफ़ा हमने लेफ़्ट साइड से ब्रेन को जो है वो स्टडी किया है, और यानी कि उसकी इमेज ली है, और दूसरी दफ़ा राइट साइड से। तो फिर इस तरह से यहाँ पे मौजूद जो कुछ रीजन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये असल में शो करते हैं किसी प्रॉब्लम को। तो इस तरह से हम बोन्स को, जॉइंट्स को, सॉफ्ट टिश्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं एमआरआई की मदद से, और उनके अंदर जो डिजीज़ या प्रॉब्लम या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो देख सकते हैं। तो एमआरआई की मदद से हम ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम हेमोरेज को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, यानी कि चेक कर सकते हैं हेमोरेज क्या है। असल में ये इंटरनल ब्लड लीकेज होती है ब्रेन के अंदर किसी इंजरी की वजह से, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रेन आर्टरी में जो है वो हम देख सकते हैं, जो कि असल में ब्लॉकेज होती है ब्लड वेसल्स की, यानी कि ब्लड के अंदर कोई रुकावट आ जाना, और इसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्रेन के किसी पार्ट को नहीं मिल पाता। तो ये भी हम एमआरआई की मदद से देख सकते हैं कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। फिर हम सीजर्स की प्रॉब्लम भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि असल में एपिलेप्सी की ही एक टाइप है, और ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, या इसमें जो है वो नींद का महसूस होना, और जैसे कि हम जानते हैं टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये होती है। इसके साथ साथ हम जॉइंट्स और बोन्स के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किसी भी ऑर्गन, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से एमआरआई की मदद से हम कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी ऑर्गन पे जनरेट किए बगैर उनके अंदर मौजूद डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कि उनकी शनाख्त तशखीस कर सकते हैं। और बिल्कुल शुरू की स्टेज पर जो कि बाकी टेक्निक्स जो हैं, बाकी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो हैं, हमें इस सिलसिले में हेल्प नहीं करती कि उनकी किसी भी डिजीज़ की शुरू में हम स्पेशली ब्रेन ट्यूमर की शुरू में हम जो है वो तशखीस कर सकें। तो एमआरआई की मदद से ऐसा पॉसिबल है। तो ये है स्टूडेंट्स एमआरआई, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं और मेडिकल में यूज़ करते हैं।